नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मौर्यों के बाद आज गुप्तों के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य थे वो ईसा मसीह के पहले के हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म हुआ था उससे पहले के हैं, जिसे ईसा पूर्व कहा जाता है। जबकि जो गुप्त हैं वो ईसा मसीह के जन्म के बाद के हैं, इसे ईस्वी कहा जाता है। ईस्वी के अंदर ये गुप्त वंश पनपा था। तो इस गुप्त वंश की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है श्रीगुप्त को। ये जो श्रीगुप्त है इसके बारे में हमने जो पिछली क्लास थी उसके अंदर जो साहित्यिक स्रोत पढ़े थे, पुरातात्विक स्रोत पढ़े थे, उसके अनुसार जो श्रीगुप्त है इसने इसे वंश की स्थापना की थी 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक, यानी कि तीसरी ईस्वी के अंदर, यानी जो तीसरी ईस्वी है उसकी समाप्ति के अंदर इस वंश की नींव डलती है। इसने जो श्रीगुप्त है इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम है महाराजा, यानी महाराजा की उपाधि इस श्रीगुप्त ने धारण की थी। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र बनता है जिसका नाम घटोत्कच होता है। यह जो घटोत्कच है ये इसका पुत्र था। जो शासन करता है यानी जो गुप्त है ये गुप्तों में दूसरे नंबर का है घटोत्कच, जिसका शासनकाल 280 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक का माना जाता है, यानी 319-20 ईस्वी तक का इसका समय काल माना जाता है। इसने भी क्या किया था, अपने पिता की तरह ही महाराजे की उपाधि धारण की थी। इसके बाद यानी घटोत्कच के बाद अगला जो शासक बनता है वो बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है ये बनता है 319-20 के अंदर शासक। तो चंद्रगुप्त प्रथम है ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसी कारण हमने जो पिछली क्लास के अंदर 319 से लेकर जो समय बताया था मैंने 540, तो वो समय इस चंद्रगुप्त प्रथम से माना जाता है, यानी ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है इस वंश का, यानी गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए आपको तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम बताना है। जबकि इसका संस्थापक पूछा जाए तो वो श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त को आपको बताना है कि श्रीगुप्त है वो इसका क्या था, संस्थापक था। जबकि वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। यानी चंद्रगुप्त प्रथम क्या माना है, वास्तविक संस्थापक है जिसने 319 ईस्वी के अंदर गुप्त संवत चलाई थी। यानी गुप्त संवत चलाने का श्रेय भी किसे जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। तो गुप्त संवत के बारे में पूछा जाएगा आपको, यानी गुप्त संवत 319 ईस्वी में चली थी। तो 319 ईस्वी में चलाने वाला शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बताएंगे जिसने गुप्त संवत चलाई थी। और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, यानी महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम है, जो गुप्त में ये उपाधि धारण करता है। इसके बाद देखते हैं इसने लिच्छवी राजकुमारी थी, यानी लिच्छवी वंश की एक राजकुमारी थी कुमार देवी, इस कुमार देवी से विवाह करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गुप्तों में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम गुप्तों के अंदर सोने के सिक्के चलाने का श्रेय इसे जाता है, यानी सोने के सिक्के इसने जलाए थे। इससे पहले यानी बाढ़ के अंदर बात करें कि बाढ़ के अंदर सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए हैं, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए हैं, तो कुषाणों ने किए थे। यानी जो गुप्त हैं और मौर्य हैं उनके बीच के अंदर हम विदेशी व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, विदेशी जो जातियां थी उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे शक हुआ, कुषाण हुआ। तो कुषाणों ने सबसे पहले भारत के अंदर सोने के सिक्के जारी किए थे। सबसे ज्यादा या सर्वाधिक सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे, कुषाण थे। लेकिन गुप्तों के अंदर बात की जाए कि गुप्तों में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बताएंगे। चंद्रगुप्त प्रथम है उसने सोने के सिक्के चलाए थे, तो ये ऐसा शासक है। इस चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगला जो शासक बनता है इस गुप्त वंश का वो बनता है समुद्रगुप्त। इस समुद्रगुप्त का जो शासन काल रहता है, समय काल रहता है, वो रहता है 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी का। तो ये इस समय शासक बनता है। इसको भारत का नेपोलियन कहा गया है। इसको भारत का नेपोलियन कहने वाला जो व्यक्ति है वो था विसेंट स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है। इसके जो पीछे का कारण है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा है, तो इसने कहा है क्योंकि दक्षिण भारत के इसने 12 जो शासक थे या 12 राजा थे, उन 12 राजाओं को इसने हराया था दक्षिण भारत के। जबकि आर्यवर्त या हम उत्तर भारत की बात करें, यानी उत्तर भारत के इसने 9 शासकों को पराजित किया था। इस कारण इसको नेपोलियन कहा गया है। तो ये भारत का क्या हुआ है, नेपोलियन हुआ है समुद्रगुप्त। जो किसने कहा है, विसेंट स्मिथ ने कहा। तो विसेंट स्मिथ से पूछा जाएगा कि विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा है या भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो विसेंट स्मिथ को बताना है कि भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त है। तो समुद्रगुप्त के बारे में ये विशेषता आपको याद रखनी होगी। इसके बाद देखते हैं समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि रहा करता था हरिसेन। तो ये हरिसेन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि जो हरिसेन है ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। तो दरबारी कवि के बारे में पूछा जाएगा हरिसेन किसका दरबारी कवि था, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त ने और उपाधियां धारण की हैं जिसमें कविराज की थी। तो कविराज इसलिए कहा गया है कि कविराज इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने वीणा वादक यानी वीणा बजाते हुए इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं, यानी सिक्कों के ऊपर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। इस कारण इसको वीणा वादक कहा गया है और इस कारण ही इसने कविराज की उपाधि धारण की थी। साथ ही साथ इसके पास विक्रमांक की उपाधि भी धारण थी।
यानी विक्रमांक है, इसकी उपाधि भी इसके पास थी। इसी के साथ हम वीणा वादक है, इसकी आकृति के हमें इसके सिक्के मिले हैं जिनसे ये ज्ञात होता है कि ये वीणा वादक था, ये कवि भी था। इन सिक्कों से हमें इस बात का पता चलता है। इसके बाद अगला जो शासक बनता है गुप्तों के अंदर, वो बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो है 380 ईस्वी से लेकर 413 ईस्वी तक ये शासक रहता है। ये गुप्त वंश का सबसे महान सम्राट है, शासक कह सकते हैं। यानी सबसे महान शासक कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। जबकि चंद्रगुप्त प्रथम है, उसने क्या किया था? इस गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है उसको। जबकि ये गुप्त वंश का सबसे महान है, भारतीय इतिहास है उसका ऐसा शासक है जिसके दरबार के अंदर 9 रत्न रहा करते थे। अकबर, जब मध्यकालीन बात पढ़ेंगे जिसके अंदर मुगलों के बारे में पढ़ेंगे तो मुगलों में भी अकबर था, इस अकबर के भी 9 रत्न थे। और इस चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसके भी कितने रत्न हैं? 9 रत्न हैं। 9 रत्नों में हम देखते हैं, पहला है अमर सिंह। ये अमर सिंह है, संस्कृत का कोषागार था, यानी इसके दरबार के अंदर कोषागार का कार्य ये करता था। तो संस्कृत का कोषागार था, साथ ही साथ ये महान कवि था जो संस्कृत का शब्दकोश, यानी इसने संस्कृत का शब्दकोश लिखा है। संस्कृत को शब्दकोश है नामक पुस्तक है, वो किसने लिखी है? अमर सिंह ने लिखी है। अमर सिंह के अमरकोश के बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था कि अमर सिंह की जो पुस्तक थी अमरकोश, जिसके अनुसार हमें श्रीगुप्त का पता चला था कि श्रीगुप्त इस वंश का शासक था। इसके बाद है धन्वंतरी। धन्वंतरी के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, लेकिन ये गुप्त काल का क्या है? महान चिकित्सक है, यानी धन्वंतरी है। इसको हॉस्पिटल के अंदर जब ले जाया जाता है और उसमें बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं तो उन ऑपरेशनों से पहले धन्वंतरी को याद किया जाता है, क्योंकि ये गुप्त काल का क्या है? महान चिकित्सक है। तो धन्वंतरी के बारे में आपको याद रखना होगा। उसके बाद है घटकर्पर। ये घटकर्पर भी इस चंद्रगुप्त द्वितीय का 9 रत्नों में शामिल था। कालिदास है, ये कालिदास सबसे आगे था, यानी अग्रणी था। तो कालिदास इसके जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसके अग्रणी 9 रत्नों में से था, जिसको महान कवि की संज्ञा दी गई है, यानी महान कवि बताया गया है। और साथ साथ ये नाटककार था, प्रसिद्ध नाटककार। तो कालिदास को महान कवि और नाटककार कहा जाता है। शपनक है, ये शपनक ज्योतिष शास्त्र था, यानी ज्योतिष के बारे में शपनक बहुत अच्छे से जानता था। इस कारण इसको क्या कहा है? ज्योतिष शास्त्र का इसको विद्वान कहा है, या ज्योतिष शास्त्र का विद्वान कौन है? शपनक है। इसके बाद है शंकु। शंकु स्थापत्यकार, जैसे किले बनाना है, महल बनाना है, तो उनका है वो शंकु है। तो स्थापत्यकार कौन है? शंकु। उसके बाद देखते हैं वराहमिहिर। वराहमिहिर है वो खगोल शास्त्री था, यानी खगोल के बारे में अच्छे से जानता था। तो ये खगोल शास्त्री था उस समय की, ये खगोल शास्त्री देख लीजिए आप, वराहमिहिर है। उसके बाद है वररुचि। वररुचि महान व्याकरणकार था, यानी व्याकरण का अच्छा ज्ञाता था। साथ ही साथ ये क्या था? एक संस्कृत का विद्वान था, संस्कृत के बारे में अच्छे से ये नॉलेज रखता था अपने पास, तो ये संस्कृत का विद्वान भी माना जाता है वररुचि। उसके बाद बेताल भट्ट। बेताल भट्ट ये गुप्त काल है, उस गुप्त काल का महान जादूगर हुआ करता था, जिसे बेताल भट्ट है। ये बेताल भट्ट क्या है? गुप्त काल का महान जादूगर, यानी जादूगर है ये कौन? बेताल भट्ट। किस काल का है? तो गुप्त काल का है। इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसने शकों को पराजित किया था, और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के अपने शासनकाल में चलाए थे। अपना शासनकाल था उसके अंदर इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो चांदी के सिक्के क्यों चलाए थे? तो शकों को पराजित करने के लिए। जो शक है, कुषाण है, वो हमने ये क्लास छोड़ दी है, वो कभी बार पढ़ाएंगे, मतलब और कभी पढ़ाएंगे। तो जो शक है, कुषाण है, जो विदेशी जाति हैं, वो किनके बीच के हैं? किनके बीच की मध्य की कड़ी है? जो किनके बीच की मध्य की कड़ी है? गुप्तों और मौर्यों के बीच की कड़ी है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं भारतीय इतिहास का, यानी भारतीय इतिहास है उसका ये विक्रमादित्य। भारतीय इतिहास का सबसे पहला, यानी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कहा जाता है। इसने विक्रमादित्य की पहली उपाधि धारण की थी। कुल भारतीय इतिहास के अंदर, यानी भारत का जो इतिहास है उसके अंदर कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं। जो अंतिम में विक्रमादित्य हुआ था वो हेमू हुआ था, जो पानीपत के युद्ध के अंदर जो अकबर था, इस अकबर ने इस हेमू को हराकर भारत के ऊपर क्या किया था? जो मुगल साम्राज्य या मुगल सत्ता थी उसको विराजमान किया था, उसको उसने चलाया था। यानी पानीपत के युद्ध के अंदर हेमू को हराया था ना, तो हेमू अंतिम शासक था विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला। और विक्रमादित्य की पहली उपाधि धारण करने वाला कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये इस जो विक्रमादित्य की उपाधि है, इससे आपको बार-बार प्रश्न देखने को मिलेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय है, इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की है? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही, यानी इसके शासनकाल के अंदर ही चीन का एक यात्री था, चीनी यात्री जिसे कह सकते हैं फायन, इसके दरबार में आया था, इसके शासनकाल में आया था और 15 वर्ष तक भारत के अंदर रहा था। और इसने बौद्ध धर्म के जो तथ्य थे उन तथ्यों को इकट्ठा किया था, और इकट्ठा करके अपने पास अपने साथ चीन ले गया था। यानी जो बौद्ध धर्म था, इस बौद्ध धर्म को ये चीनी यात्री है वो अच्छे से समझा था, उसने अच्छे से स्टडी की थी। उस समय की हम पीएचडी मान सकते हैं, यानी पीएचडी बौद्ध धर्म के ऊपर पीएचडी करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो फाहियान है, यानी चीनी यात्री था जो इसके दरबार में था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन था?
फाहियान था। उसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल सर्वाधिक हिंदू धर्म को पनपाने वाला काल भी कह सकते हैं। इसके अंदर इसने शिव धर्म है, यानी जो शिव धर्म है उसको पनपाया था। उसके साथ साथ वैष्णव धर्म है जो हिंदू धर्म है इसको पनपाया था। और इसी के साथ साथ भागवत जो धर्म है, इस भागवत धर्म को इसने अपनाया था, या इसको इसने चरमोत्कर्ष पर लेके गया था। यानी इसी हिंदू धर्म को इसने काफी विकास किया था उसका। इसलिए इसने क्या किया है, काफी विकास किनका किया है, इन धर्मों का किया है। इसके बाद इसने एक और उपाधि धारण की थी, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला यह शासक है, यानी परम भागवत की इसने उपाधि और धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हम इसके पुत्र कुमारगुप्त के बारे में देखेंगे, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी क्लास। अगर क्लासेस समझ में आती हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे की क्लासेस कंटिन्यू देखते रहिए। आपको प्ले लिस्ट मिली हुई है, तो प्ले लिस्ट के आधार पर आप अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत करें। शॉर्ट चीजें हैं, सब कुछ आपको ऐसे उपलब्ध हो रहा है जैसे मानो कि आप मतलब पहले 2-3 महीने के अंदर ही आप अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। जैसे 2-3 साल से जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप पीछे छोड़ सकते हैं, अगर 2-3 महीनों की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी के साथ साथ आप अपने जो नोट्स हैं वो भी बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।